आज हम लोग आधुनिक भारत के तहत भाग 2 देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। कल की क्लास हम लोगों ने भाग 1 देखा था, जिसमें पुर्तगालियों का भारत आगमन देखा हम लोगों ने, डचों का भारत आगमन देखा, अंग्रेजों का भारत आगमन देखा। अब उसके बाद की कहानी हम लोग आगे देखते हैं। कल हमने ये चीज देख ली थी कि अंग्रेज 1699 तक अपनी तीनों प्रेसिडेंसियां बना चुके थे, यानी भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता धीमे धीमे कायम हो गई थी 1699 तक। उसके बाद फिर हमने देखा था 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और अंग्रेजों का जो लास्ट पॉइंट हमने कल देखा था 1717 में फर्रुखियर के द्वारा इनको लिखित में बिना चुंगियों कर दिए व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। हम सबको मालूम है फर्रुखियर को इतिहास में घृणित कायर की संज्ञा दी जाती है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों के बाद जो यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से आई वो थी डेनिश। डेनिश डेनमार्क से आए थे। डेनमार्क हमको मालूम है यूरोप का एक देश है जो कि दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है, दूध के व्यापार के लिए जाना जाता है। 1616 में डेनमार्क से डेनिश आए और 1620 में तंजौर में इन्होंने ट्रैंकोबार में पहली कोठी लगाई। ये जो पहली कोठी वाला क्वेश्चन होता है ये अक्सर हमारा बन जाता है जाके, ठीक है। ट्रैंकोबार में पहली कोठी लगाई 1620 में। श्री रामपुर बंगाल में इन्होंने दूसरी कोठी लगाई। श्री रामपुर या श्री रामपुर कुछ भी लिखा हो, बंगाल में इन्होंने दूसरी कोठी लगाई। लगभग 25 सालों तक भारत में ये लोग व्यापार करते रहे, लेकिन व्यापार में इनको कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हुई। अंततः ये अपनी पूरी कोठियां बेच के जो भी व्यापार था वो 1745 में अंग्रेजों को बेचकर यहां से वापस चले जाते हैं। तो हमने क्रम देखा, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनमार्क से डेनिश आए। अब एक बड़ी ताकत यूरोप की भारत में आती है जो कि फ्रांस से आते हैं, फ्रांसीसियों की अगर हम बात करें तो 1664 में फ्रांसीसी भारत में आए। 1664 में फ्रांस के उस समय सम्राट लुई 14वां थे। लुई 14वें के समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित होती है और उनके एक मंत्री थे कोलबर्ट। कोलबर्ट के प्रयासों से इस कंपनी की स्थापना की जाती है। 1668 में पहली कोठी सूरत लगाई। इनकी पहली कोठी सूरत लगी, अंग्रेजों की भी पहली कोठी सूरत लगी थी और फ्रांसीसियों की भी पहली कोठी सूरत लगाई गई, और यह फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में लगाई गई थी 1668 में। 1668 कल एक क्वेश्चन आया था कि 1668 में ही अंग्रेजों ने बंबई वाली जो जगह थी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी, क्योंकि जो इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स दूसरे, उन्होंने 10 पाउंड किराए पे बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में दे दिया था। ये कल बात हमने भाग 1 में बताई थी, और ये भी बताया था बंबई का जो वास्तुकार था वो गैरोल्ड अंगियार था। 1669 में 1 साल बाद मसूली पट्टा में इन्होंने लगाई। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है, अंग्रेजों की भी दक्षिण भारत में जो पहली कोठी लगी थी वो मसूली पट्टम में ही लगाई गई थी। फ्रांसिस मार्टिन, ये नाम इंपॉर्टेंट हमारे लिए, फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का संस्थापक कहा जाता है। फ्रांसिस मार्टिन, जिस प्रकार से कल हमने देखा था कि अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसियों का संस्थापक कहा जाता है। 1690-92 में बंगाल में चंद्रनगर में इन लोगों ने बस्तियां अपनी स्थापित की। अब यहां तक अगर देखा जाए ये 1690-92 आ गया, और 1690-92 का मतलब ये 17वीं शताब्दी की बात चल रही थी। यहां तक जो अंग्रेज थे अपनी प्रभुसत्ता को भारत में जमा चुके थे, एक पावरफुल स्थिति थी। यूरोप के परिप्रेक्ष्य में देखें तो फ्रांसीसी और अंग्रेज वहां भी लड़ रहे थे, और यहां भी इनकी स्थितियां एक प्रतिद्वंदी वाली हुआ करती थी। इनके बीच संघर्ष हुआ। इतिहास में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष हुआ कर्नाटक युद्धों के नाम से जाने जाते हैं। पेपर के दृष्टिकोण से कर्नाटक युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए, नाम कर्नाटक युद्ध आता है, लेकिन लड़ाई अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच गए। अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच जो ये मतभेद रहे उसके 4 प्रमुख कारण थे। पहला कारण था इनकी प्रतिद्वंदिता, जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी, इसका ये प्रमुख कारण था। दूसरा हैदराबाद की उत्तराधिकार की लड़ाई, अभी हम बताएंगे हैदराबाद की उत्तराधिकार की लड़ाई, इसी समय कर्नाटक की उत्तराधिकार की लड़ाई। इन उत्तराधिकार की लड़ाइयों में अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने तौर पर लड़ते हैं। और तंजौर का विवाद, ये 4 प्रमुख ऐसे विषय थे जहां पे सबसे ज्यादा विवाद रहा, और इसके बाद कर्नाटक युद्ध होते हैं। हम देखते हैं कर्नाटक युद्ध।
3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। अगर हम कर्नाटक युद्धों की बात करें तो पहला 1746 से 48 है, सॉरी, दूसरा 1749 से 54 है और तीसरा 1756 से 1763 तक जाता है। अगर हम को सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे ऑप्शन वाले पेपर में, ऑप्शन अगर नहीं याद आ रहा है तो कम से कम ऑप्शन के करीब हम पहुंचे। ऑब्जेक्टिव पेपर का पहला तरीका यही होता है, या तो ऑप्शन हमको मिल जावे और नहीं है तो ऑप्शन के करीब पहुंचे। हिस्ट्री में डेट का बहुत बड़ा रोल होता है, एक एक डेट कहां तक याद की जाए। अभी कर्नाटक के 3 युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, ढेर सारे युद्ध हम लोगों को पढ़ने हैं और सब में बड़ा कंफ्यूजन जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है, तो कुछ क्लू हमको बनाने होते हैं। अगर हम देखें भारत के आजादी का दौर 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, यानी कैबिनेट मिशन से अगर कहानी को शुरू करें तो लगभग उससे 200 साल पहले कर्नाटक युद्ध हुए, 200 साल पहले, ठीक है। तो अगर 1946 में 200 कम करेंगे तो 1746 के आसपास पहुंच जाएंगे, हमें थोड़ा सा क्लिक करेगा, ठीक है। उसके बाद जब संविधान को हम लागू करते हैं, सबको मालूम है 26 नवंबर 1949 अंगीकृत हमने संविधान को किया था, तो उसके लगभग 200 साल पहले फिर हम 1749 में जाके पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद देश आजाद हो जाता है, जब हम ये मानेंगे कि हमारी दूसरी लोकसभा के चुनाव आने वाले होंगे लगभग 1756 के आसपास, क्योंकि 51-52 में पहले चुनाव हुए थे, वहां से 200 माइनस कर देंगे तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के पास आ जाएंगे। जब हमको क्वेश्चन सुमेलित करने को आते हैं तो हमको अगर एक पॉइंट भी दिमाग में क्लिक कर जाता है तो निश्चित तौर पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है कि ये नहीं है, तो उसलिए कुछ दिमाग में इसको सेट करना है। अब अगर हम लोग कर्नाटक पहले युद्ध की बात करें तो 1746 से 48 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के समय की कहानी कुछ ऐसी थी कि पांडिचेरी के गवर्नर फ्रांसीसी जो थे वो डुप्ले थे, और जो अंग्रेज गवर्नर थे जिनके हाथ में मद्रास था उनका नाम था निकोलस मार्स। ये युद्ध शुरुआत होती यूरोप से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। अब यहाँ भी ये लोग थे तो एक ये चला कि यहाँ भी युद्ध होने की संभावना है। पहली चाल डुप्ले ने चली। डुप्ले निकोलस मार्स मद्रास के जो गवर्नर हुआ करते थे उनसे जाके बोलते हैं, वो लोग वहां पे लड़ रहे हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी, हम लोग यहाँ पे तटस्थ रहेंगे। निकोलस मार्स इस सुझाव को मानता नहीं है। डुप्ले ने दूसरा प्रयास किया। उस समय ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता था। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन होते थे। अनवरुद्दीन से ये कहा जा कि आप अपनी जमीन पर किसी युद्ध को ना होने दें। अनवरुद्दीन को कोई नाराज करने के मूड में नहीं था, ना अंग्रेज ना फ्रांसीसी। अंततः ये बात बनी रही। तब तक क्या हुआ, बगल में मॉरिशस था, सबको मालूम, हिंद महासागर में। वहां पे बोर्नाल्डो फ्रांसीसी जो वहां के गवर्नर थे वो अपने एक जहाजी बेड़ा के साथ आते हैं। डुप्ले और बोर्नाल्डो क्या करते हैं कि मद्रास पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद बोर्नाल्डो और डुप्ले के बीच मतभेद आ जाता है। एक ऐसा मतभेद आ जाता है कि बोर्नाल्डो ये चाहते थे कि हम 4 लाख पाउंड इनसे वसूल करके अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दें, लेकिन डुप्ले नहीं चाहते थे। अंततः बोर्नाल्डो ने यही किया कि मद्रास को वापस कर दिया। 4 लाख पाउंड लेके वापस वो मॉरिशस चला गया। बोर्नाल्डो के जाते ही डुप्ले ने मद्रास पर पुनः कब्जा कर लिया। जब मद्रास पे पुनः कब्जा कर लिया, अनवरुद्दीन तक ये बात पता चली तो उसने एक प्रयास करने का किया। डुप्ले ने कहा अनवरुद्दीन से कि आप अभी शांत रहो, हम इसको जीत के आपको ही दे देंगे। लेकिन बहुत दिन तक जब बात नहीं बनी, अनवरुद्दीन को लगा धोखा हो रहा, तो अनवरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज खान के साथ एक बड़ी सेना भेजी। डुप्ले ने उस सेना को हरा दिया। एक बड़ी सेना को कुछ यूरोपी जो कि पूरी तरीके से ट्रेंड सैनिक थे उन्होंने हरा दिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध से एक बात निकल के आती है कि यूरोपी जो उनकी ट्रेंड सेना थी और भारत की एक बड़ी सेना जो अनट्रेंड थी और जिनके पास जल शक्ति है, वो निश्चित तौर पर युद्ध को जीत सकते हैं। डुप्ले की कम सेना ने इसको जीत लिया। डुप्ले का कॉन्फिडेंस आगे बढ़ गया, मद्रास पे उसका कब्जा बना रहा। लेकिन अंततः ये युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए यूरोप में लड़ा जा रहा था। यूरोप में कुछ ऐसा होता है, संधि हो जाती है, और वो संधि हमने बताई एक्स-ला-सैपल की संधि होती है। और डुप्ले ने जो महफूज खान की सेना को हराया था वो जगह थी सेंट टोमे का युद्ध या अड्यार का युद्ध। हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चन बनेंगे कि सेंट टोमे का युद्ध या अड्यार का युद्ध का संबंध किससे है, तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध से है। ठीक है, एला-सैपल की संधि हुई। इससे ये हुआ अंग्रेजों को इंडिया में मद्रास वापस मिल गया और फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग प्राप्त हो गया। अंततः
ये युद्ध इसी संधि पे समाप्त होता है। अब बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754। इस युद्ध में क्या हुआ, कर्नाटक और हैदराबाद इसी टाइम पे इनमें उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। ये जो उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई, इसमें इनडायरेक्टली अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने काम करना शुरू किया। कर्नाटक के लिए जो दो लोग लड़ रहे थे, चांदा साहब और अनवरुद्दीन लड़ रहे थे। हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग और नासिर जंग लड़ रहे थे। फ्रांसीसियों ने चांदा साहब और मुजफ्फर जंग को साथ दिया और अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को साथ दिया। ये याद करने में थोड़ा टफ होगा, तो हम एक याद करें। जहां पे दो चीजें हों तो उनको एक को अगर याद कर ले तो दूसरा ऑप्शन हमारे लिए सरल हो जाएगा। चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी का एक गुट बना। अगर हम इसको देखें तो चांदा साहब को, अगर हम चांदा को सीडी लिख दें, फ्रांसीसी को एफ लिख दें और मुजफ्फर को एम लिख दें तो एफएमसीडी हो जाएगा। जो चांदा साहब का ग्रुप हो गया एफएमसीडी हो गया, फ्रांसीसी, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब। दूसरा ग्रुप इधर से बन जाएगा, ये अनवरुद्दीन, नासिर जंग और अंग्रेजों का एएनई। ये जो युद्ध होता है इसमें शुरुआती दौर में फ्रांसीसी को सफलता प्राप्त होती है, लेकिन बहुत देर तक वो सफलता को अपने पास तक नहीं रख पाते हैं। इसमें जो पहला गुट था फ्रांसीसियों का, यह गुट चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी, अंबूर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अनवरुद्दीन को मारा गया और चांदा साहब कर्नाटक के राजा घोषित कर दिए गए, वहां का नवाब इनको बना दिया गया। ये अंबूर का जो युद्ध है 1749 में, ये संयुक्त सेना के रूप में लड़ा गया था, चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी। अंबूर का युद्ध, ये क्वेश्चन भी इस तरीके से बनता है, कब हुआ था, कभी कभी सुमेलित करने को आता। अंबूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वंडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, क्रम से लगाने को ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है। दूसरा एक इस तरीके से आएगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो पहले हमने आपको बताया सेंट टोमे का युद्ध कर्नाटक के प्रथम युद्ध से संबंधित है। अंबूर का युद्ध ये कर्नाटक के द्वितीय युद्ध से संबंधित है। और ये शॉर्टकट में अगर हम बनाए तो एनी, अनवरुद्दीन, नासिर जंग और अंग्रेज, ये गुट बन जाता है। लड़ाई ये लोग इंडिया में लड़ रहे थे, लेकिन इनकी भी संधियां होती कहां थी, ये होती थी जाके यूरोप में। ठीक है, ये कर्नाटक युद्ध अक्सर कंफ्यूज करता है, हमको थोड़ा सा ध्यान से इस युद्ध को पढ़ना होता है। अंततः कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे अंग्रेजों का पलड़ा कुछ भारी होता है, ये भी युद्ध अनिर्णायक स्थिति में समाप्त होता है, लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेज भारी हो जाते हैं। और इस युद्ध की जो संधि होती है वो पांडिचेरी की संधि पे ये युद्ध समाप्त होता है। पांडिचेरी की संधि का जो संबंध किससे था, तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध से था। पहली संधि एला सेपल, दूसरी पांडिचेरी की संधि। ठीक है, और इन युद्धों का जो रिमोट कंट्रोल होता था वो यूरोप में ही पूरी तरीके से होता था। अब आता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से लेकर 63 तक। इसका मुख्य रीजन था सप्तवर्षीय युद्ध। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध जो हो रहे थे उसका भारत में भी असर पड़ा, क्योंकि ये दोनों लोग भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने उपनिवेश को बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे और इससे पहले दो युद्ध लड़ भी चुके थे। इनमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फ्रांसीसियों को हानि का सामना करना पड़ा था। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ इसमें एक सबसे प्रमुख युद्ध बनता है वंडीवास, 1760 का वंडीवास का युद्ध। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, 1760 का जो वंडीवास का युद्ध था ये किसके बीच हुआ, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ। वंडीवास की लोकेशन बंगाल में पड़ती है और इस युद्ध के बाद से फ्रांसीसियों ने अपनी सत्ता जमाने की ताकत का जो श्रेय था वो लगभग पूरी तरीके से खो दिया था। 1760 में वंडीवास के युद्ध के बाद से फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार जाएंगे और फिर खाली व्यापारी बनकर ही काम करेंगे। इस युद्ध के बाद से लगभग ये तय हो जाता है कि भारत पे अगर कोई यूरोपीय शक्ति काम कर रहेगी वो अंग्रेज होंगे, क्योंकि लगभग सारी शक्तियां, क्योंकि इससे एक साल पहले हम देखेंगे 1759 में बेदरा के युद्ध में डच हार चुके थे। 1760 में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने हरा दिया था। वो कर्नाटक का तीसरा युद्ध था। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ इसकी संधि होती है पेरिस में बैठ के, जो कि पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है। पेरिस में संधि हुई और इसके बाद फ्रांसीसी जो थे
भारत में सिर्फ व्यापारी बन के रह गए और सत्ता का सुख इनको नहीं मिला। कहा, एक इतिहासकार महोदय ने ऐसा कहा कि डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसने भारत की चाबी मद्रास से खोजी थी, जबकि अंग्रेज गवर्नर क्लाइव ने भारत की चाबी बंगाल से खोजी थी और अंग्रेज इस मामले में सफल हो गए, क्योंकि भारत में कब्जा करने का जो यूरोपीय रास्ता बना वो बंगाल से बना, ना कि मद्रास से बना। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक आज यहाँ तक हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अगला वाला टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।